नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले कक्षा 11 में आपने इन यौगिकों का IUPAC नाम पद्धति के द्वारा अध्ययन किया था, लेकिन अब कक्षा 12 में हम यौगिकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो व्याख्यान है ये इस अध्याय का पहला व्याख्यान है और देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। उसके बाद हम इनका उपयोग जानेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद हम इन यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कैसे विभिन्न आधार पर में वर्गीकृत किया गया है और अंत में हम इन यौगिकों की नाम पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होते हैं एल्कोहल एवं फिनॉल। जब एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्रमशः एल्कोहल तथा फिनॉल बनते हैं। यहाँ पे हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एथेन लिया है और एथेन से जब हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो एथिल एल्कोहल बनता है। और यहाँ बेंजीन से जब हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो फिनॉल बनता है। फिनॉल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईथर क्या होते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन से एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी समूह के द्वारा हो जाता है तो उसके फलस्वरूप ईथर प्राप्त होते हैं। यहाँ हमने पुनः एथेन का ही उदाहरण लिया है और जब एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया गया है एल्कोक्सी समूह के द्वारा तो ईथर प्राप्त होते हैं। ईथर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जब एल्कोहल तथा फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा हो जाता है तो ईथर बनते हैं। जैसे यहाँ पे एथिल एल्कोहल के जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हमने एथिल समूह से कर दिया तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और जब फिनॉल के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हमने एथिल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें एथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक और आसान डेफिनेशन आपको बता दूं बच्चों कि जब हाइड्रोजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल या एरिल समूह लगे होते हैं तो उन यौगिकों को ईथर कहते हैं। बच्चों, यहीं पर हम ईथर का वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल या एरिल ग्रुप लगे होते हैं और असम्मित ईथर वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्कोहलों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो एल्कोहल का प्रयोग हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जाता है और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक औषधि है, उसकी संरचना है। यहाँ जो आपके समझने लायक ग्रुप है ये देखिए, ये हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है तो यह एक एल्कोहल है और इसका जो उपयोग है वो मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
ये संरचना ग्लिसरीन की है और ग्लिसरीन का उपयोग बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है कि गन्ने से, मक्के से और लकड़ी से एथिल अल्कोहल प्राप्त करके उसका उपयोग जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल के रूप में किया जा सकता है और इससे प्रदूषण को काफी मात्रा में कम किया जा सकता है। ये संरचना जो आपके सामने है वो बेकेलाइट की संरचना है और यहाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिनॉल का उपयोग। आपको फिनॉल के अणु दिखाई पड़ रहे होंगे। बेकेलाइट एक बहुलक है अर्थात पॉलीमर है। इसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं और बेकेलाइट तापरोधी होता है तथा वैद्युत रोधी होता है, इसीलिए इसका उपयोग किचन के बर्तनों के हत्थे बनाने में तथा वैद्युत उपकरणों को बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं अल्कोहलों और ईथर का उपयोग। तो यहाँ पे आप ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये खाने वाली चीनी की संरचना है, इसे सुक्रोज कहते हैं और यहाँ आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहे होंगे बच्चों और ईथर लिंकेज भी दिख रही है। ये देखिए, ये ईथर लिंकेज है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो मिठास है वो अल्कोहल और ईथर के ही कारण है। ये संरचना सेलुलोज की है और सेलुलोज में भी आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहे हैं। ठीक है, और ईथर लिंकेज भी दिख रही है। तो जितना भी पेपर है, आपकी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, बैंक चेक्स हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन है, ये सब पेपर से बनी है। तो अगर अल्कोहल और ईथर ना होंगे तो हमारे जीवन में पेपर भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ईथर का एक और उपयोग देखते हैं। ये जो दो ईथर हैं वो हैलोजन युक्त ईथर हैं और इनका नाम है इन्फ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन। इनका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल हमारे दैनिक जीवन में कितने उपयोगी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अल्कोहलों, फिनॉलों का वर्गीकरण। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहलों और फिनॉल को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 है तो अल्कोहल और फिनॉल को क्रमशः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तथा मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 है तो अल्कोहलों को डाइहाइड्रिक अल्कोहल तथा फिनॉल को डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं और यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 है तो इन्हें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 से भी अधिक है तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तथा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यदि हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और दूसरा है कि हाइड्रोक्सिल समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो हम पहला केस देखते हैं जब हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। इस प्रकार से प्राप्त अल्कोहल पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जहां हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जो या तो स्वयं किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये एक प्राथमिक अल्कोहल है और ये
यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जो वो स्वयं सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक प्राथमिक अल्कोहल है। अर्थात मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों प्राथमिक अल्कोहल हैं। अगर हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो स्वयं दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के कार्बन को द्वितीयक कार्बन कहते हैं और इस प्रकार के अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। और यदि हमारा हाइड्रोक्सिल समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे तृतीयक कार्बन वो कार्बन होता है जो स्वयं 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि एलिलिक अल्कोहल क्या होता है। एलिलिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जानते हैं कि एलिलिक कार्बन क्या होते हैं। एलिलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन होता है। ठीक है, एलिलिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल, द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल और तृतीयक एलिलिक अल्कोहल। यदि हाइड्रोक्सिल समूह जिस एलिलिक कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे एलिलिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। और यदि हाइड्रोक्सिल समूह स्वयं ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल जानने से पहले बच्चों आप ये जान लें कि बेंजिलिक कार्बन क्या होता है। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 संकरित जो कार्बन होता है वो बेंजिलिक कार्बन होता है। और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह, अगर उससे हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ देंगे तो उसे बेंजिलिक अल्कोहल कहेंगे। बेंजिलिक अल्कोहल भी एलिलिक अल्कोहल की भांति ही 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बेंजिलिक अल्कोहल को बच्चों बहुत सारे बच्चे फिनॉल समझ लेते हैं, इसे फिनॉल नहीं समझना है, ये अल्कोहल ही है। आगे बढ़ते हैं, वे यौगिक जिनमें एस हाइड्रोक्सिल समूह sp2 संकरित कार्बन से हुआ होता है, तो उसके भी 2 प्रकार हैं। देखिए विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल वे अल्कोहल हैं जहां हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के sp2 संकरित कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। और फिनॉल, फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है और बेंजीन रिंग के सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने अल्कोहल और फिनॉल का वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया। एक ये प्रश्न है, इसको हम हल कर जिससे हमें ये पता चले कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक अल्कोहलों को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी स्वयं एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा ये। यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह 1 और 2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगला है उपरोक्त उदाहरणों में से एलिलिक अल्कोहल को पहचानिए। तो बच्चों एलिलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जहां पे हमारा हाइड्रोक्सिल समूह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, और एलिलिक कार्बन वो होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का समीपवर्ती कार्बन होता है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और देखिए समीपवर्ती कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह लगा है।
तो एक एलिलिक अल्कोहल ये हो जाएगा और एक एलिलिक अल्कोहल ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नाम पद्धति। सबसे पहले हम अल्कोहल की नाम पद्धति पढ़ेंगे। अल्कोहल का सामान्य नाम लिखने से पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं और उसके अंत में अल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हमें CH3OH का नाम लिखना है तो पहले हम मेथिल शब्द लिख देंगे क्योंकि CH3 ग्रुप को मेथिल कहते हैं और उसके बाद अल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। इनका IUPAC नाम लिखने के लिए संगत एल्केन से ई को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं और ऑल को जोड़ देते हैं। तो यदि हमें एथिल अल्कोहल का नाम लिखना है तो 2 कार्बन के संगत एल्केन होगा एथेन, एथेन से ई हटाकर अगर इसमें ऑल जोड़ दिया जाए तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बन जाएगा एथेनॉल। उसके बाद बात करें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की, अर्थात वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 से ज्यादा है, तो OH समूहों की संख्या को इंगित करने वाले ऑल से पहले, OH समूहों की संख्या को इंगित करने के लिए ऑल शब्द से पहले डाई या ट्राई शब्द जोड़ दिया जाता है और OH समूह की स्थिति को उपयुक्त स्थिति सूचक द्वारा इंगित किया जाता है। बच्चों, एक चीज तो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कार्बन चेन लंबी है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा हाइड्रोक्सिल समूह समीप पड़े। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अल्कोहलों के सामान्य और IUPAC नाम हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका सामान्य नाम मेथिल अल्कोहल होता है। ये जो चेन है, अगर क्रियात्मक समूह एल्किल समूह की सीधी श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे एन एल्किल समूह कहते हैं। तो ये समूह, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 है तो इसे एन प्रोपिल समूह कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे जो ये समूह होता है इसको आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, CH बॉन्ड CH3, ये जो समूह होता है ये आइसोप्रोपिल समूह होता है। इसको आप ऐसे, इसको घुमा दीजिए, ऐसे Y से याद कर सकते हैं। और आइसोप्रोपिल समूह से अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसका नाम हो जाएगा एन-ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल समूह हमारा द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ हमारा ये जो ग्रुप है ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं, इसका सामान्य नाम ग्लिसरॉल होता है। अगर हम बात करें अब IUPAC नाम की तो मेथेनॉल, यहाँ पे एल्केन के नाम के अंत में हमको ऑल जोड़ना है, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा, देखिए 1 2 3, 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-ऑल। यहाँ पे 1 2 और 3, 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह लगाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ऑल। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1-ऑल। यहाँ पे 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह समीप पड़ेगा, 2 पर मेथिल लगा है और 1 पे हाइड्रोक्सिल समूह लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1-ऑल। यहाँ पे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली है, 2 पर ही मेथिल ग्रुप लगा है और 2 पर ही हाइड्रोक्सिल समूह लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। और यहाँ पे देखिए तीनों ही कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है इसलिए इसका नाम प्रोपेन, और तीनों की स्थिति बताएंगे 1 2 3, और क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह 3 है तो ट्राईऑल। आगे बढ़ते हैं। चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगा के किया जाता है और OH समूह को C1 पर मान लिया जाता है। तो इसका नाम जो होगा, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। और क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है इस रिंग में, 1 और 2 पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल की नाम पद्धति देखते हैं। फिनॉल का सामान्य और IUPAC नाम बच्चों एक ही होता है, फिनॉल ही होता है, ठीक है।
इन यौगिकों का नामकरण करने से पहले हम पहले कुछ पोजीशंस आपको बताना चाहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 2 और 6 पोजीशन होती है उन्हें ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। 3 और 5 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं और 4th पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्योंकि फिनॉल हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है तो 1 और 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है और 2 पोजीशन हमारी कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो पोजीशन होगी, तो इसका सामान्य नाम ऑर्थो क्रिसॉल लिखते हैं। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम 2 मेथिल फिनॉल लिखते हैं क्योंकि 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है। इनकी बात करते हैं तो देखिए 1, 2 और 3 पोजीशन हमारी मेटा पोजीशन होती है तो इनका सामान्य नाम मेटाक्रिसॉल हो जाएगा और आईयूपीएसी नाम क्योंकि 3 पोजीशन पे मेथिल लगा है इसलिए इसका नाम 3 मेथिल फिनॉल लिखते हैं। आगे बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और 4 पोजीशन हमारी पैरा पोजीशन होती है तो इनका सामान्य नाम पैराक्रिसॉल होगा और आईयूपीएसी नाम 4 मेथिल फिनॉल होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगर बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं तो उनका नाम हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर बेंजीन 1,2, 1,3 या फिर 1,4 डायॉल लिख दिया जाता है। जैसे इस कंपाउंड में यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायॉल और इसको कैटिकॉल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायॉल और इसको रिसोर्सिनॉल भी कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायॉल और इसे हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनॉल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईथर की नाम पद्धति। ईथर की नाम पद्धति बच्चों, ईथर का सामान्य नाम लिखने के लिए ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर लगे हुए एल्किल या एरिल समूहों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है और उनके नाम के अंत में ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये ईथर जो लगा हुआ है इसके एक तरफ एथिल समूह है, दूसरी तरफ मेथिल समूह है और एथिल ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है और अल्फाबेट में ई एम से पहले आता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल ग्रुप लगे हैं इसीलिए इसका नाम है डाई एथिल ईथर। अगर आईयूपीएसी नाम पद्धति की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को यदि एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ईथर बनते हैं, इसीलिए इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। यहाँ पे जो बड़ी कार्बन चेन होती है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन माना जाता है और जो कम जिधर कार्बन होते हैं उसे एल्कोक्सी समूह माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी समूह लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ईथरों के साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम मैंने आए हुए हैं। तो देखिए इसका साधारण नाम, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं तो डाई मेथिल ईथर, इसका साधारण नाम डाई एथिल ईथर क्योंकि दोनों तरफ एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। इनकी बात करें तो देखिए इधर मेथिल है और इधर प्रोपिल है, ठीक है। तो एन-प्रोपिल मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, तो मेथिल एन-प्रोपिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इधर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है और इधर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कि हम जो कंपैरिजन करेंगे वो मेथिल और प्रोपिल का करेंगे। आइसो शब्द
अब अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो दोनों तरफ समान कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन। यहाँ भी दोनों तरफ समान कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ कार्बन 3 है, इधर 1 है, और पहले कार्बन पे मिथॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पर देखते हैं कि बेंजीन रिंग, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे देखिए इधर 2 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इधर 6 कार्बन है और इधर 7 कार्बन है, और यहाँ हेप्टिल समूह के पहले कार्बन पर फिनॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। यहाँ बात करें, यहाँ इधर 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है, इधर 1 है, और दूसरे कार्बन से मिथॉक्सी समूह लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चों, आज हमने जाना कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं, हमने इनका दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है ये भी जाना, हमने इनका वर्गीकरण सीखा, उससे संबंधित कुछ सवाल भी लगाए, और उसके बाद हमने इनकी नाम पद्धति जाना। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात आपके लिए है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, यहाँ आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एलिलिक अल्कोहल को वर्गीकृत करना है, और इनमें से आपको सम्मित और असम्मित ईथर को पहचानना है। अगला गृह कार्य है कि आपको निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग अल्कोहल को की बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि अल्कोहल और फिनॉल हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईथर का अध्ययन करेंगे। आपकी जो रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक है, आप उसे अच्छे से पढ़ते रहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों, वो लिख लिख के अच्छे से अभ्यास करते रहिए।